नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, समय के साथ आप ढल जाइए। समय रहते ये तय कर लें कि समय का क्या करना है, अन्यथा समय खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। समय बहुत कम बचा है। आप अपना टेस्ट दें। वसा के पाचन हेतु कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वसा के पाचन हेतु कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? वसा को पचाने के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम चाहिए? पहला प्रश्न है लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर ये सभी? क्या आंसर होगा? वसा के पाचन। वसा पूछा जा रहा है ना, वसा। तो वसा तो आपके लार में होना चाहिए। कहां होगा? लार। और लार से स्त्रावित होने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? लार से निकलने वाले एंजाइम। लार से स्त्रावित होने वाले एंजाइम कौन से है, बताना जरा। लार से स्त्रावित एंजाइम कौन से होते हैं? मानव शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ये भी आंसर करो। कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? क्या होगा इसका आंसर? कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी है क्या? बिल्कुल सही है। कौन कौन सी है? अधोजंब, एक तो होती है अधोजंब। दूसरी कौन सी है? अधोजिह्वा। और बताओ भैया। अधोजम, अधोजिह्वा, और क्या होती है? पैरोटिड होती है, कर्ण पूर्व। ये 3 प्रकार की लार जोड़ी ग्रंथियां हैं ह्यूमन बॉडी में। लार से निकलने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? लाइपेज होता है, और एक क्या होता है? टाइलिन होता है। लाइपेज, टाइलिन, एमाइलिन, ये सारे होते हैं। तो ये वसा को पचाने में सहायक है, तो लाइपेज इसका आंसर हो गया। लाइपेज बिल्कुल ठीक है। वसा को पचाने हेतु कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? तो ये लाइपेज होने वाला है। बाकी ये जो दिख रहे हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन पाचन में सहायक है। किसमें है? प्रोटीन को पचाने में सहायक है। ये प्रोटीन को पचाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसका भी आंसर कर दें। क्या आंसर होगा? मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कहां होता है? मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कहां होता है? बताओ भाई। ये सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है, गैसों का विनिमय कहां होगा? गैस कहां होता है? गैसों का विनिमय कहां होगा? मानव श्वसन तंत्र में। ह्यूमन बॉडी में बात कर रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र में। पहला ऑप्शन आपके सामने श्वास नली, ग्रसनी लिखा गया है, कूपिका और नासा। क्या आंसर होगा? ये आपको भागों के नाम याद होने चाहिए मानव श्वसन तंत्र के। श्वसन तंत्र के कितने पार्ट होते हैं? श्वसन तंत्र के 2 भाग होता है। एक तो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है? निचला श्वसन तंत्र। अब बताओ, इसमें से ऊपरी श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं? नासिका होता है, मुख होता है, ग्रसनी होता है, और बताओ। ग्रास नली भी होता है। और इसके अलावा निचले में फेफड़े आते हैं, फेफड़े, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, फेफड़े, और एक और होता है, वो होता है कूपिका। क्या होता है? कूपिका। ये फेफड़ों में ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, क्या? ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई। आपने देखा होगा फेफड़े की स्ट्रक्चर। अब यहां से ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई अलग अलग शाखाओं में बंट जाते हैं, और ये लास्ट में एक वृक्ष जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, और इसी को बोला जाता है कूपिका। वास्तव में ये फेफड़ों की इकाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इकाई, फेफड़ों की इकाई है। और इसी वाले भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, O2 और CO2 का। गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैस होती है, उसका आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान। तो क्या आंसर होगा इसका? गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो कूपिका वाले भाग में होता है। फेफड़ों के ठीक नीचे आपको पता है डायफ्राम होता है। ये क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? कूपिका बिल्कुल सही है। नासा, नासा के अंदर से श्वास को अंदर लिया जाता है,
ग्रसनी ये कॉमन पार्ट होता है पाचन और श्वसन का, और श्वास नली आप जानते हैं ये ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आंसर होगा, इसका जवाब दें आप। प्रश्न संख्या 3, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या आंसर होगा इसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये कौन बनाता है? ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मस्तिष्क, और दूसरा क्या होता है? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु का क्या काम है? ये प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। कौन सी क्रिया पर? प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब जैसे प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? जैसे पैर में कांटा चुभने पर अचानक पैर आप ऊपर उठा लेते हैं, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, तो ये सारी प्रतिवर्ती क्रिया है। इस पर नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। सवाल पूछा जाए मेरु तंत्रिकाएं कितनी है? मेरु तंत्रिकाएं कितनी है? फिर आंसर क्या होगा? 31 जोड़ी होना चाहिए, 31 जोड़ी। मस्तिष्क ये मानव शरीर का केंद्रीय अंग है। क्या है ये? केंद्रीय अंग है जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। क्या करता है? नियंत्रण व समन्वय का कार्य। नियंत्रण व समन्वय का कार्य करता है ये मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या काम क्या रहेगा? नियंत्रण और समन्वय करना। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। एक लिखा गया है मस्तिष्क तथा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का तो यहां से कोई संबंध ही नहीं है। नेफ्रॉन किसका भाग है? ये उत्सर्जन तंत्र में आएगा। किसमें आएगा? ये उत्सर्जन तंत्र में आएगा। किसकी है ये? किडनी की इकाई है। किडनी की इकाई का नाम है, वृक्क की इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। मस्तिष्क तो है लेकिन पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ये मटर के दाने के समान इसका आकार दिखाई देता है। और एक लिखा गया पोन्स और नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन तो है नहीं, पोन्स ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, तो ये वाला भी नहीं है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। चलें आगे, करो भाई, इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्न में से अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रिया, अरे अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रिया वो होती है जिस पर मनुष्य की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। हम इच्छा से नहीं कर सकते, इच्छा अनुसार नहीं होती अनैच्छिक क्रियाएं। और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो मेडुला ओब्लांगेटा है। कौन है? मेडुला ओब्लांगेटा। याद आया कुछ? ये मानव मस्तिष्क का भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क पुच्छ। क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क पूछ कहा जाता है। और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका? पॉन्स, मेडुला आपको याद आ रहा होगा, और एक अनुमस्तिष्क, ये आपके पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनको हम इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। जैसे रक्त दाब है, क्या आप इसको रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लार आना, इसको भी हम रोक नहीं सकते, लार को भी, तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन को क्या रोका जा सकता है? क्या नहीं रोका जा सकता। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, इसका मतलब साइकिल को आप चलाते हैं तो रोक भी सकते हैं, आपकी इच्छा है चलाना है कि नहीं चलाना, तो ये ऐच्छिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया है? ये ऐच्छिक क्रिया है। ये हो गई आपके ऐच्छिक क्रिया। ठीक है जी, ये कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन पूछा गया था अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। साइकिल चलाना ये ऐच्छिक क्रिया है। आसान सा सवाल था। बाकी ये जो तीनों आपको दिखाई दे रही है, ये वाली
ये तीनों की तीनों क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है जी? अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये किसका भाग है? तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के कितने भाग है? 3, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग सबसे बड़ा होता है और मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। ठीक है, सवाल का आंसर क्या रहेगा? साइकिल चलाना। करो आंसर, क्या रहेगा इसका आंसर? पादपों में वृद्धि को संदमित करने वाला एक हार्मोन कौन सा है? बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। अब ये हार्मोन पूछा गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कौन सा हार्मोन है। ये पादप हार्मोन है, ये मानव हार्मोन नहीं है, जंतु हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो पादप हार्मोन की मुख्य रूप से 6 टाइप है। एक तो है ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। दूसरा कौन सा है? जिब्रेलिन है। कौन सा रहेगा? जिब्रेलिन। तीसरा बताना जरा कौन सा है? साइटोकाइनिन है। कौन सा रहेगा? साइटोकाइनिन है। और बताओ जरा कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल। और बताओ कौन सा रह गया? एक बताओ और कौन सा बचा हुआ है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन। कौन सा बच गया? इथाइलिन। ये सारे आपको याद होने चाहिए। इथाइलिन। और एक और कौन सा है? वो है फ्लोरिजन। कौन सा है? फ्लोरिजन। अब बताओ, अब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को संदमित करता है, यानी पादपों की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है? इसको वृद्धि रोधक बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक। इसको कहते हैं वृद्धि रोधक। अब ऐसा तो है नहीं कि पेड़ है वो बढ़ता ही जाएगा, उसका भी समय होता है निश्चित। उसके बाद में उसकी लंबाई है वो निश्चित हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता पेड़, तो उसको वृद्धि रोधक बोलेंगे। और ऐसा काम कौन सा हार्मोन करता है? आप आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीन का क्या काम होता है? ऑक्सीन का क्या काम होता है? बताओ भाई। तने की मोटाई में वृद्धि। तने की मोटाई, तने की जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीन करता है। तना मोटा होता है इसके कारण। जिब्रेलिन करता है तने की लंबाई में वृद्धि। तने की लंबाई, इसके कारण तना लंबा होता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तने की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। साइटोकाइनिन आप सबको मालूम है कोशिका विभाजन करता है। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन। पौधों में सेल डिवीजन का काम किसका है? तो साइटोकाइनिन है। इथाइलिन गैसीय हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये गैसीय हार्मोन है। गैसीय हार्मोन है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो फलों को पकाने में सहायक है। फलों को पकाने में सहायक। फल परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इथाइलिन है। फ्लोरिजन, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? फूलों को खिलाना। फूलों को खिलाना। फूल खिलते हैं इसके कारण, फूल खिलते हैं फ्लोरिजन के कारण। अब एक ही बच रहा है आपके सामने और वो है एब्सिसिक अम्ल, ये वाला। एब्सिसिक अम्ल का क्या काम है? पौधों की वृद्धि को संदमित करना। इसको बोला जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि रोधक हार्मोन। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब बताओ क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर होगा श्याम? क्या करें इसका आंसर? जिब्रेलिन का क्या काम है? तने की लंबाई में वृद्धि करना। यहां तो पूछा गया है वृद्धि को संदमित करने वाला, यानी वृद्धि को रोकने वाला पूछा जा रहा है। साइटोकाइनिन ये वाला, ये रहा, कोशिका विभाजन करता है। ऑक्सीन का काम है तने की मोटाई में वृद्धि करना। एब्सिसिक अम्ल का क्या काम है? तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो ठीक आंसर रहेगा वो क्या है? एब्सिसिक अम्ल। ये बिल्कुल ठीक है, एब्सिसिक एसिड बिल्कुल सही रहेगा। ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गई बातें? क्या हुआ? ये फ्लोरिजन है। फ्लोरिजन फूलों को खिलाने में सहायक है। फ्लोरिजन हार्मोन। फूल खिलते हैं इसके कारण। फूल खिलते नहीं है क्या? ले लें आगे।
करो आंसर, इसका क्या आंसर रहेगा? बताओ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ये तो और ज्यादा आसान सवाल है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, कौन सा कहलाएगा आपातकालीन हार्मोन? ऐसा हार्मोन जो आपात के समय आपकी हेल्प करे, बताओ कौन सा है? एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, मिलेटोनिन और ये पैराथार्मोन है ना, ये पैराथार्मोन है, थाइमिन नहीं है ये पैराथार्मोन है। कौन सा है ये? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। बताओ भाई, इसका आंसर क्या करें हम? आपातकालीन हार्मोन कौन सा रहेगा? बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको लड़ो या उडो हार्मोन कहते हैं, करो या मरो भी कहा जाता है, आपात की स्थिति में सहायता करता है? किडनी के ऊपर, आप सबको पता होना चाहिए, किडनी जो है, किडनी के ऊपर, किडनी है ना, किडनी, अरे किडनी के ऊपर एक टॉपी जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, ये कहलाती है एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहलाती है? एड्रिनल ग्रंथि। इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि। और इससे एक हार्मोन स्त्रावित होता है जिसका नाम रहेगा एड्रिनलिन। क्या रहेगा? एड्रिनलिन। और यही वो हार्मोन है जो आपात के समय हमारी सहायता करता है। ठीक है? आपातकालीन, जैसे आपको बोले कि आओ इधर, पढ़ाओ इधर खड़े होके, आपके पैर कांपने लगेंगे, उस समय ये एड्रिनल हार्मोन जो है वो आपको हेल्प करता है। ठीक है भैया, एड्रिनलिन हार्मोन है, उसको क्या बोला जाता है? आपातकालीन। और ये किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। इसको बोले तो अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अधिवृक्क। अब वृक्क के ऊपर है ना, ये वृक्क के ऊपर है, इसका मतलब अधिवृक्क है। ये किडनियां है आपके, इसके ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है? एड्रिनल ग्रंथि। इसको आपातकालीन बोलेंगे। इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 3F हार्मोन। अब 3F का मतलब क्या है? 3F एक तो होता है फियर, फाइट, और एक और क्या होता है? फ्लाइट। अरे कहने का मतलब ये हुआ, फियर का मतलब होता है डर, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, और फ्लाइट का मतलब उड़ना। तो उड़ते हैं तो भी डर लगता है, लड़ते हैं तो भी डर लगता है, यानी लड़ाई झगड़े में करो या मरो हार्मोन, इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? करो या मरो। करो या मरो, या कह सकते हैं लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो। ठीक है? ये पुलिसमैन है एक तरह से। क्या है? पुलिसमैन है। पुलिस क्या करती है? आपात के समय सहायता करती है। तो ये भी आपातकाल के समय सहायता करने वाला हार्मोन रहेगा, एड्रिनलिन। थायरोक्सिन आप सबको मालूम होगा, थायरोक्सिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो थायरोक्सिन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। कौन सी? थायराइड ग्रंथि से। ये वाला नहीं रहेगा। और इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी बताओ जरा। कौन सा रोग होता है इस हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड होता है क्या जी? अच्छा, एक और लिखा गया है मिलेटोनिन। ये क्या है? आप बैठे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद में खड़े होके चले जाएंगे, आपकी जो दिनचर्या है, दैनिक लय नियमन का काम करता है, वो कौन करता है? मिलेटोनिन। और ये किस ग्रंथि से निकलता है? ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? पीनियल। और ये वाला निकलेगा थायराइड से। किससे? थायराइड से। क्लियर हो गई बातें? पैराथार्मोन ये वाला किससे निकलता है? तो ये आपके पैराथायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? पैराथायराइड से। तो ग्रंथियां आपको पता होना चाहिए, उससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन। इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? एड्रिनलिन। ओके, नेक्स्ट। इसका भी आप जवाब दें, क्या आंसर रहेगा इसका? फटाफट आंसर करें। क्या करें इसका? निम्न में से बीजाणु समासंग का उदाहरण है? बीजाणु समासंग, बीजांड के अंदर बीज बनते हैं। आप सबको पता है बीज कहां बनते हैं? बीज का निर्माण कहां होता है? अरे बीज का निर्माण कहां होता है? बीज का निर्माण होता है बीजांड में। कहां होता है? बीजांड। और फल का निर्माण कहां होता है? फल कहां से बनते हैं? और फल बनते हैं अंडाशय से। किससे बनते हैं? अंडाशय से। अब अंडाशय के भी 3 भाग है। अंडाशय मादा, ये मादा है, और आपके पौधों में होते हैं मादा और नर, दोनों होते हैं।
अब परिपक्व अंडा से क्या कहलाता है? फल कहलाता है। बीज बनते हैं बीजांड से। सवाल आपसे पूछा जा रहा है बीजाणु समासंग का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन है जो बीजाणु समासंग के द्वारा नए पौधे का निर्माण कर लेता है? बताओ कौन सा है? गुलाब, यीस्ट, ब्रायोफिलम और राइजोपस। क्या होगा इसका आंसर? गुलाब में कौन सा जनन होता है? गुलाब, चमेली, इन सब में कौन सा जनन होता है? गुलाब में कौन सा जनन होता है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? राइजोपस रहेगा। क्या रहेगा? राइजोपस। राइजोपस होता है उसकी ये राइजोपस का पौधा समझ लीजिए आप, ये राइजोपस है। क्या है? ये राइजोपस है। अब यहां पर बीजाणु धानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीजाणु धानी। ये बीज है, इसमें बीजाणु धानी बीजांड है ये, ठीक है। अब ये अनुकूल समय में ये बीज है, ये नीचे गिरेंगे और नीचे गिरने के बाद में पुनः नए राइजोपस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा राइजोपस। राइजोपस किसके द्वारा जनन करता है? तो ये ध्यान में रख लेना, ये बीजाणु समासंग का उदाहरण है। गुलाब, गुलाब में कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है। कौन सा होता है? कायिक, ठीक है। ब्रायोफिलम ये भी कायिक जनन का उदाहरण है, कायिक जनन होता है। पत्थर चटा कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? पत्थर चटा। पत्थर चटा, इसकी पत्तियों पर पर्ण कलिकाएं पाई जाती है जो अनुकूल समय में नीचे गिरकर नया पौधा बना लेती है। तो इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर तो क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहने वाला है? राइजोपस। ये बिल्कुल ठीक है, राइजोपस बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। बीजाणु समासंग का उदाहरण राइजोपस है। नेक्स्ट, कितने प्रश्नों के आंसर सही हो रहे हैं ये भी आप चेक कर लें अपना। बताओ भैया क्या आंसर होगा? उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। अब उभयलिंगी आप समझ रहे होंगे, उभय का मतलब दोनों, उभय का मतलब तो दोनों होता है। एक होता है एक लिंगी, जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे वो नर हो या फिर मादा, एक लिंगी। और दूसरा है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब समझ गए क्या? जिसमें दोनों लिंग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। द्विलिंगी का मतलब हो गया उभय लिंगी। क्या हो गया? उभय लिंगी। अब बता दो इसका आंसर क्या रहेगा? एक लिंगी में क्या आता है? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है? एक लिंगी पुष्प में क्या आएगा? तरबूज आता है, ककड़ी आती है, इसके अलावा खरबूजा आता है, और बताओ क्या आता है? खीरा आता है। पपीता किस में आता है? पपीता, यस। और द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल कौन से होंगे? सरसों होता है, सरसों के अलावा गुलाब होता है, सरसों के अलावा गुलाब, इसके अलावा पिटूनिया, धतूरा, आप नोट कर सकते हैं ये सारे के सारे द्विलिंगी पुष्प है। इसके अलावा गुड़हल, ये सारे किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं आप? ये सारे के सारे द्विलिंगी पुष्प है, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं नर और मादा जननांग के रूप में, चाहे स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल, ये सारे के सारे द्विलिंगी पुष्प है। और द्विलिंगी पुष्प को ही क्या बोलेंगे? उभयलिंगी कहा जाता है। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर है, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों क्या है? द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पूछा जाए, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, पपीता, पपीता भी होता है भैया, पपीता भी। और ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है। हो गया क्या? चलते हैं आगे। लो जी, इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन संख्या 9, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनारंभ का कार्य करता है? कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनारंभ का कार्य करता है? इसका आंसर क्या रहेगा? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लड़कों में पूछा जा रहा है यौवनारंभ। यौवनारंभ किसको कहते हैं? यौवनारंभ, यौवन का आरंभ, नाम से पता चल रहा है यौवन का आरंभ। और ये लगभग होता है आपके 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र। और इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कौन सी अवस्था है ये? किशोरावस्था है। कौन सी है? किशोरावस्था।
एडोलसेंस है ना, किशोरावस्था है ये। 12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होकर 18 साल की उम्र या 20 साल कहें तो इसके बीच में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं मानव शरीर में। ठीक है, जैसे आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर अधिक बालों का उगना, तो ये सारे के सारे जो शारीरिक लक्षण हैं ये किस में आएंगे? यौवनारंभ में, यानी किशोरावस्था में होता है। और ये उम्र आपकी कहलाएगी 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु। अब इसमें कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है, सबसे ज्यादा काम करता है? बताओ कौन सा होगा? अब दो ऑप्शन तो आपको काट देने चाहिए था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? मादा हार्मोन है। क्या है ये? मादा हार्मोन है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये तो मादा हार्मोन है, ये तो होने वाले नहीं है, ये मादा हार्मोन है। ठीक है जी, तो ये तो होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। बाकी सभी ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन एस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन। ये बिल्कुल सही आंसर है, टेस्टोस्टेरोन। कितना सरल सा सवाल था। और इसको क्या बोलते हैं? नर हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नर हार्मोन। अब आपसे सवाल पूछा जाए नर हार्मोन कहां से रिलीज होता है? हाँ किशन, किशन का आंसर आना चाहिए। नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसको स्रावित कौन करता है? मानव नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है? तो टेस्टिस होता है, वृषण। और ये वृषण से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? वृषण से। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलें आगे। ये लो भैया, क्या आंसर होगा इसका? कीजिएगा आंसर। क्या आंसर रहने वाला है इसका? सवाल आपसे पूछा गया है जीवाणु जनित यौन संचरित रोग कौन सा है? इसका आंसर करें आप। क्या आंसर होगा? जीवाणु जनित पूछा गया है, यौन संचरित रोग कौन सा है? क्या करें इसका आंसर? गोनेरिया और सिफिलिस, क्या ये सही आंसर रहेगा? मस्सा या फिर एड्स, क्या ये सही है? हर्पीज या मेनिंजाइटिस, क्या ये वाला सही है? या फिर जुकाम या संधिशोथ, बताओ कौन सा है? भाई एक आंसर तो वैसे ही कैंसिल हो गया आपका। जुकाम का कोई संबंध नहीं है यौन संचरित से, यौन से कोई संबंध नहीं है जुकाम का, है क्या? जुकाम किससे होता है? जुकाम होता है ये राइनो वायरस से। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। अरे ये किससे होता है? राइनो वायरस से होता है, जो सबसे छोटा वायरस है। संधिशोथ जानते हो, आर्थराइटिस होता है ये, घुटनों में दर्द होना, जॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये तो असंक्रामक बीमारी हो गई। कौन सी? असंक्रामक। कैंसर के साथ में आएगा। मेनिंजाइटिस वैसे नहीं हो सकता, ये मस्तिष्क में होता है। अब मस्तिष्क का क्या संबंध है यौन से, है क्या? तो ये तो मस्तिष्क में होगा। ऐसे ऑप्शन कैंसिल कर दो आप, तो ये मस्तिष्क से होगा, तो ये वाला भी नहीं है। दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब ऊपर दो बच रहे हैं, एड्स और मसा, गोनेरिया और सिफिलिस। अब एड्स आपको याद होना चाहिए, एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। कौन सी है? वायरस। और ऊपर क्या पूछा गया है? ऊपर पूछा गया जीवाणु जनित, तो ये वाला भी कैंसिल। ये लीजिए आंसर आ गया आपका, गोनेरिया और सिफिलिस। हुआ कि नहीं? मसा और एड्स। एड्स की बीमारी आप जानते हैं एचआईवी वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण होती है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होती है एड्स। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाते हैं क्या? ले लें आगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 11, किस प्रकार के प्राणी में लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता? जेनेटिक्स नहीं होता। ऐसा कौन सा इनमें से प्राणी दिख रहा है आपको जो अपने लिंग में परिवर्तन कर सकता है? कौन सा होगा बताओ? क्या कुत्ता लिंग में परिवर्तन करता है? नहीं। बिल्ली, बकरी, ये तो आप सब जानते होंगे। ये नहीं भी जानते तो भी आंसर बन गया अपने आप। घोंगा ऐसा प्राणी है जिनमें ये आपका होता है लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता, जेनेटिक्स नहीं है, ये अपने लिंग में परिवर्तन कर सकता है।
लिंग बदल सकता है, ध्यान में रखिएगा, लिंग बदल सकता है। किस संघ का जंतु है ये? या मॉलस्क का संघ का जंतु है, समुद्री जीव है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। करो भाई, इसका आंसर कर दो। लिंग सूत्र होते हैं। अब ये कईयों का आंसर गलत आएगा इसमें। लिंग सूत्र होते हैं, कितने होते हैं बताओ, क्या आंसर होगा? राकेश, क्या आंसर होगा इसका? ये इतना आसान सवाल है फिर भी गलत जाएगा। लिंग सूत्र होते हैं कितने? 22 जोड़ी, 1 जोड़ी, 23 जोड़ी या फिर 8 जोड़ी? करो आंसर करो, क्या होगा इसका? 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। तो ये कैंसिल, ये लीजिएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या है। मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? अरे मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 23 जोड़ी। अब यहां क्या पूछा गया? यहां पूछा गया लिंग गुणसूत्र। ये सारे के सारे थोड़ी ही है। एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, चाहे वो एक्स और या एक्स वाई हो। एक जोड़ी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। जिसने भी ये आंसर किया ना बिल्कुल सही है उसका। एक जोड़ी बिल्कुल सही रहेगा। और एक जोड़ी में या तो एक्स या फिर एक्स वाई आएगा। अब एक्स ये किसका होता है? किसका होता है? ये मादा या लड़कियों का होता है ना, लड़की। और एक्स वाई किसका होता है? लड़कों का होता है। या मैं कह सकता हूं ये पुरुषों का होता है, या फिर ये नर का होता है। ठीक है, अरे क्लियर हो गया। ये लड़की का गुणसूत्र होगा एक्स और एक्स वाई किसका है? लड़कों का है। इनमें से एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है। और वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है जी, कर लोगे क्या? संतान पूछा जाए, एक्स है तो लड़की उत्पन्न होती है, और एक्स वाई है तो कौन सा? लड़का उत्पन्न होता है। ये आपको आना चाहिए। कर लोगे? लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर आधारित होते हैं? बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? क्या आंसर होगा? बच्चे के लिंग का निर्धारण। बच्चे के लिंग का निर्धारण बताना जरा, ये किसके द्वारा होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता पर। किस पे? पिता के गुणसूत्र पर। ये भी ध्यान में रखिएगा, किसके गुणसूत्र पर आधारित है? तो पिता के गुणसूत्र पर आधारित है। बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो पिता का गुणसूत्र करता है बच्चे के लिंग का निर्धारण। ध्यान में रखना आप। हो जाएगा यहां से। अगला सवाल, समजात अंग कौन सा है? समजात का आंसर करो, आराम से देखें, आंसर करें। इसका आंसर क्या है? अच्छा, इसको आप देख के भी कर सकते हैं क्या? मानव दांत, हाथी दांत, आलू, घास की ऊपरी भुजतारी, मानव हाथ और कुत्ते के अगले पैर जो होते हैं। क्या आंसर होगा? समजात, होमोलोगस। समजात अंग कौन से हैं? याद कर लेना, मूलभूत संरचना समान होनी चाहिए। मूलभूत संरचना क्या होगी? समान। मूलभूत संरचना यानी दिखाई तो एक से देख, अरे ये देखने में लगेगा कि समान है। मूलभूत संरचना समान होगी, देख लेना कौन सा है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। मूलभूत संरचना क्या होती है? समान, लेकिन कार्य क्या होता है? कार्य अलग अलग। अब बताओ कौन सा होगा? क्या होगा? इनमें से ऐसा कौन सा अंग आपको नजर आ रहा होगा, या कौन है जिसकी मूलभूत संरचना दिखाई तो ये देने में समान लगेगा आपको, लेकिन काम अलग अलग है? बताओ भाई कौन सा है? मूलभूत संरचना समान, कार्य अलग अलग, बिल्कुल सही है। मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अगले जो पैर होते हैं, आगे वाले आपने देखा होगा,
दिखाई तो आपको देंगे कि लगभग ये समान दिखते हैं, लेकिन काम अलग अलग है, काम अलग अलग है इनका। तो ये बिल्कुल ठीक है। समजात अंग यदि आपसे पूछा जाए तो मूलभूत संरचना समान और कार्य अलग अलग होता है, इसे समजात अंग कहते हैं। और एक होता है समवर्ती, ये भी ध्यान में रख लेना। समवर्ती अंग पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट है, इसका क्या है, उल्टा होने वाला है। यानी मूलभूत संरचना अलग होगी लेकिन कार्य क्या होगा, समान होगा। तो वो ध्यान में आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर वक्रित होता है कहलाता है। बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या बोलेंगे? गोरा, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। गोलीय दर्पण के कितने टाइप है? दो है क्या? एक तो मुख्य रूप से दो, ये एक होता है उत्तल और दूसरा क्या होता है, अवतल होता है। ये वाला अवतल है। चम्मच देखी आपने? चम्मच नहीं देखी, हाथ तो देखा होगा। ये हाथ जिसका उभरा हुआ भाग है ये उत्तल कहलाएगा, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। ये लो, अरे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होना चाहिए। ये रहा बाहर, इसका ये बाहर की ओर वक्रित है, ये वाला अंदर की ओर वक्रित है। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? ये बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल है, और अंदर की ओर पूछा जाए तो अवतल है। कौन सा रहेगा? अवतल है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बताना जरा, कैसा होता है? आभासी, सीधा होता है और इसके अलावा छोटा होता है। ये होता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसकी कंडीशन क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। कोई ऐसी भी कंडीशन आती है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, एक पोजीशन आती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोगी दर्पण कौन सा है? इसका क्या आंसर होगा? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोगी दर्पण कौन सा है? सर्च इंजन में किसका करते हैं? सर्च इंजन में गाड़ी के अग्रदीप्त में कौन सा होता है? डॉक्टर दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने में। बताओ ये किसमें सहायक है? इसके अलावा आपके सौर भट्टी जो होती है उसमें ये बताओ, ये सारे के सारे एक ही है, इनमें कौन सा यूज करते हैं? कौन सा करेंगे? सौर भट्टी, सर्च इंजन, अग्रदीप जानेंगे, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है आगे वाला। ठीक है, डॉक्टर दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? अवतल दर्पण में आएंगे, जो बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप। अवतल दर्पण सही है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है? यस, उत्तल दर्पण गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने में, पीछे का दृश्य देखने में होता है, ये वाला। और पेरिस्कोप जान गए क्या आप? पेरिस्कोप तो एक समतल दर्पण का पार्ट है ये ना। कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप जिसमें 45 डिग्री एंगल पर आपको पता है कि सैनिक जो है, बंकर में छुपे हुए सैनिक जमीन की गतिविधियों को देखते हैं, तो ये वाला भी नहीं है। अवतल दर्पण बिल्कुल ठीक आंसर होने वाला है। महेंद्र क्या आंसर होगा इसका? महेंद्र, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? महेंद्र क्या आंसर होगा बताओ? अरे लेंस की क्षमता क्या होगा भैया? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f, 1/f, यही तो होता है। फोकस दूरी है ये लेंस की क्षमता, इसको मीटर में आंकते हैं और ये लेंस की क्षमता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। बिल्कुल सही है, सही आंसर आ रहा है आपका। हर्ट्ज किसका है? ये किसका है? ये तो आवृत्ति का मात्रक है जी, आवृत्ति का। और ये किसका है? कैंडेला किसका है? ये आपके ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स लुमेन कहलाता है। टेस्ला
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको हम गाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउस कहते हैं। कर लोगे? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो आपके क्या होगा? वेबर होगा जी। क्या होगा? वेबर। क्या होने वाला है? वेबर। याद है ना आप सबको? ये लो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स लुमेन, डायोप्टर लेंस की क्षमता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जिसको हम गाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउस भी कहते हैं। कर लोगे? लगाओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। आराम से पढ़ो इसको, आंसर करो। सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न आप कई बार गलत भी कर देते हैं। आयु बढ़ने के साथ नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस, ये क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है। किस प्रकार का नेत्र दोष है, ये पूछा गया है। नेत्र दोष पता है ना आप सबको कौन कौन से हैं? अरे कौन कौन से? एक तो होता है निकट, एक होता है दूरदृष्टि जी, एक होता है दूरदृष्टि, और कौन सा होता है? एक होता है जरा दृष्टि। इसके अलावा मोतियाबिंद, और बताओ कौन सा होता है? एक होता है अबिंदुकता। ये मुख्य मुख्य है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। ये वाला मायोपिया है। इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल। कौन सा भैया? अवतल। इसके अलावा आप क्या है क्या? हाँ ये रहा हाइपरमेट्रोपिया। ये कौन सा है? दूरदृष्टि है। तो इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद एक ऐसा ये है, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, मोतियाबिंद कहते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और मोतियाबिंद में कौन सा लेंस डाला जाता है? या तो इसकी शल्य चिकित्सा है या फिर क्या कह सकते हैं, आईओसी लेंस। कौन सा? आईओसी लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस डाला जाता है। प्रेस बायोपिया में ये आपके द्विफोक्सी लेंस डालते हैं। कौन सा? द्विफोक्सी। इसको बोला जाता है जरा दृष्टि। कौन सा बोला जाता है? ये जरा दृष्टि। तो ये नेत्र दोस्त तो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आपका ठीक आंसर आ रहा है, मोतियाबिंद बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का आंसर। कर लोगे? राकेश भाई क्या आंसर होगा? राकेश का आंसर आना चाहिए रे। राकेश का बताओ क्या आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 18, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? क्या आंसर होगा? ओम किसका है? तो ये तो प्रतिरोध का मात्रक है। ओम का नियम आपको याद होगा, बहुत बार यहां से सवाल पूछे गए हैं पिछली बार ओम के नियम से। वाट किसका होता है? ये शक्ति का मात्रक है। KWH किसका है? इसमें विद्युत ऊर्जा की गणना या विद्युत ऊर्जा खपत या गणना, इसका आकलन किया जाता है KWH में, मीटर में जो होता है, मीटर में। ओम गुणा मीटर इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये रहेगा ओम गुणा मीटर। ओम और गुणा मीटर, ठीक है, ये सही है। प्रतिरोधकता का मात्रक होगा। अगला सवाल, मानव शरीर के दो मुख्य भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताओ भाई ये क्या आंसर होगा इसका? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन से हैं? क्या करोगे इसका आंसर? हृदय और किडनी। ढंग से आंसर करना भाई। मस्तिष्क और फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क, वृक्क और लीवर। क्या आंसर होगा इसका? अरे चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न होता है? MRI,
बताओ मैग्नेटिक, बताओ कौन सा होता है इसका आंसर? हृदय और मस्तिष्क, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप। हृदय और मस्तिष्क, ध्यान रखना, मानव शरीर के दो मुख्य भाग है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाकी किडनी का कोई लेना देना नहीं है, फेफड़े भी नहीं है और लीवर भी नहीं है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिसने भी सही आंसर दिया है इसका मतलब वो लग रहा है पढ़ रहा है। अंतिम प्रश्न है, इसका भी आप जवाब कर दें, क्या होगा? ये लास्ट सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? ब्यूटेनॉन कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह है, इनमें से कौन सा है? क्या करें बताओ इसका आंसर? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, क्या होगा इसका आंसर? एल्कोहल में क्रियात्मक समूह जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है, OH समूह जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है? OH। कौन सा जुड़ेगा? OH। कर लोगे याद? कीटोन में कौन सा होता है? इसमें C डबल बॉन्ड O ये होता है। कौन सा होता है? O। अच्छा, इसमें जो मात्रा आपको बनती है वो ऑन की बनती है। किसकी बनती है भैया? ऑन की। और इसमें जो लगता है वो ओल लगता है। कौन सा लगता है? ओल। ये ध्यान में रखोगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। अब एल्डिहाइड ये CHO समूह का होगा। किस समूह का होगा? CHO। किसी अणुसूत्र में यदि आपको CHO समूह नजर आ रहा है तो वो एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O ये नजर आ रहा है तो ये कीटोन है। और OH समूह दिख रहा है तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सॉरी एल्कोहल होगा। और ये आपको C डबल OH दिखाई दे तो ये होगा आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे बात करें इसकी तो CH3 C डबल OH, अब क्या दिख रहा है इसमें? C डबल OH समूह दिख रहा है ना, तो ये सीधा साख हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है। कर लोगे ना? अब ऐसे नहीं पता चल रहा है तो ओल जिसमें आएगा, बोलने में ओल आप बोलोगे तो वो एल्कोहल होगा। कौन सा होगा? एल्कोहल। अब इसको पढ़ो क्या है? नॉन। क्या है? ब्यूटेनॉन। क्या पढ़ रहे हो? नॉन। अब आप ऐसा का ऐसा एक शब्द पढ़ो कीटोन। कीटोन में भी किसकी मात्रा आ रही है? ऑन की आ रही है। किसकी आ रही है? ऑन की। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? कीटोन। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक आंसर रहने वाला है। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।